अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको एक मरतबा फिर शाह साहब अकेडमी पर खुशामदीद कहते हैं, जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो आज हम हमारा नाइन्थ फिज़िक्स का टॉपिक है, जिसमें हम एग्ज़ाम्पल, जो इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको यूनिवर्सल लॉ के डेरिवेशन में मसला है, हम उसी इक्वेशन को, उसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए, एक एग्जांपल है और इसके साथ एक असाइनमेंट है, दोनों को हम हल करने की कोशिश करते हैं बुक में। ठीक है, तो हमारे पास जो उस लॉ के साथ अटैच जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल 5.1 है, जिसमें कहते हैं कि आपके पास अगर दो बॉडीज़ हैं, एक आप है और एक आपका दोस्त है, दोनों के आपका मास 40 किलोग्राम और दोस्त का 45 किलोग्राम है, और आप दोनों एक दूसरे से बेंच के ऊपर कोई हाफ मीटर दूर पड़े हुए हैं, तो ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक आप दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर आपने प्रेडिक्शन देनी है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उसकी बुनियाद पर आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं गिवन डेटा निकालूंगा। तो हमारे पास जो हम डेटा निकालते हैं 40 किलोग्राम, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जानते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो जनरल फॉर्म है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले को अब हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, और ये न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये कहते हैं, तो अगर हम इसी एग्जांपल से डेटा निकालने की कोशिश कर ले, तो हमारे पास जो M1 होगा वो 40 किलोग्राम है, जो हमारा दूसरा साथी है उसका जो मास है उसको मैं M2 तस्वर करूँगा, वो मेरे पास 45 किलोग्राम है। हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो R 0.5 मीटर यानी कि हाफ मीटर है। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान, और इसके अलावा एक वैल्यू मुझे याद है G की वैल्यू, जो कि 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है, और ये मुझे याद है, यहाँ पर गिवन तो नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है F = Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का जनरल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स में जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो इस लॉ के मुताबिक इस फार्मूले के बराबर होती है। तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं, पुट वैल्यूज़। तो F अपनी जगह पे, G की वैल्यू मैंने लगाई 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मेरे पास पूरी G की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर मैंने लगा ली। अब M1 है, तो M1 की वैल्यू मैं यहाँ लगाऊंगा 40 किलोग्राम। उसके साथ फिर मैंने M2, तो M2 की वैल्यू मेरे पास है 45 किलोग्राम, तो मैंने 45 किलोग्राम लगा लिया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जगह 0.5 है, तो आप 0.5 का मीटर का स्क्वायर लेंगे। तो मैंने यूनिट भी साथ लगा ली, और यूनिट को भी हम इंशाल्लाह कैंसिल आउट करेंगे, और फाइनल में हमारे पास जो यूनिट रह जाएगा वो सिर्फ फोर्स का यानी कि यूनिट है, न्यूटन है। 6.6 × 10⁻11, ये जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, डॉट M1 की जगह 40 किलोग्राम, डॉट M2 की जगह 45 किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम ऊपर और किलोग्राम 2 नीचे, यानी कि ये किलोग्राम और ये किलोग्राम इन दोनों के साथ कैंसिल, किलोग्राम की कहानी ख़त्म, रह गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 0.5 ज़रब 0.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर के साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूटन रह जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ न्यूटन है। तो अब मैं लिखूँगा F = 6.67 अपने जगह पे, ज़रब 40 ज़रब 45, ठीक है, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से 0.25 मिल जाएगा, और 10⁻11 को मैंने सेपरेटली एक साइड पर लिख लिया, यानी कि जो 10 की पावर के अलावा है, यानी कि 6.67 ये 40 और 45 और डिवाइड बाई 0.25 जो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, इसको मैं अलग डील करूँगा, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 को मैं साथ में अलग लिखूंगा। ठीक है, और इस तरीके से सब खत्म हो गए, सिर्फ न्यूटन रह गया। अब हमारे पास जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन ही है, तो ठीक है। F = 6.67 10 पावर 40 और 45 को मल्टीप्लाई करने से 1800, डिवाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से और इसको डिवाइड करने से हमें मिलता है 48,024.0 ज़रब 10⁻11 न्यूटन। आप न्यूटन लगाएंगे साथ। अब डेसिमल पॉइंट को हमने मूव कराना है और 4 के बाद लगाना है, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपने इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो है वो 4 है, तो आपने 4 के बाद लगाना है। तो आप इसको मूव कराएंगे 1 2 3 4,
ठीक है। तो F इज इक्वल टू 4.8 10 पावर -11, तो आपने इसको स्मॉल बना दिया तो आप इसको बढ़ा दें, यानी कि -11 से आप इसको 4 बढ़ा दें तो इसको मैंने -7 कर दिया। वैसे तो -11 से मैंने -7 बना दिया, ऐसे नज़र आ रहा है कि मैंने इसको छोटा कर दिया, छोटा नहीं होता, ठीक है। माइनस में आप इसको जितना कम करेंगे तो इसका मतलब है कि इतना आपके पास ये वैल्यूज़ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 पावर -7 ज़्यादा है और 10 पावर -11 ये कम है। तो मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव कराने की वजह से हमारे पास जो हिस्सा स्मॉल हुआ तो मैंने इसको बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? ये 4 मूव करा दिया मैंने यहाँ तक। तो आपने इसको 10 पावर -11 को 4 दर्जे आपने क्या करना है, इंक्रीज़ कराना है। तो इस वजह से मैंने इसको 10 पावर -11 से 10 पावर -7 बना दिया और न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब 4.8 की जगह आप 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 5 × 10 की ताकत -7 न्यूटन, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 पावर -7 न्यूटन। बहुत ज़्यादा स्मॉल फोर्स है, इस वजह से हम जो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक फोर्स लगाते हैं वो हम महसूस नहीं कर सकते, अगरचे मौजूद होता है। तो अमूमन सवाल अराइज़ होता है जहन में कि हम जब एक दूसरे के साथ बैठे हैं कमरे में तो ये बिल्डिंग्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ तो कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स हमें अट्रैक्ट कर रही है, ये पास में बैठा दोस्त हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ये दीवार हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से हम अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, ठीक है, ये फोर्स हम महसूस क्यों नहीं करते। तो आज हमने इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली कुछ वैल्यूज़ लगाई और मैंने अपना मास लगा लिया, दोस्त का मास लगा लिया और कुछ जी की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद काफ़ी करीब बैठने के बावजूद और बहुत कम था, फिर भी हमने जो फोर्स कैलकुलेट की वो 10 पावर -7 न्यूटन, जो कि 1 न्यूटन से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ज़्यादा कम है स्मॉल लेवल पर, जहाँ पर हमारे पास मासेस कम होते हैं। तो इस वजह से ये फोर्सेस हमारे पास महसूस नहीं होते, अगर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसको हम वीक फोर्सेस में काउंट करते हैं, वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। तो इस वजह से इस फोर्सेस को हम टेक इनटू अकाउंट नहीं लेते, महसूस भी नहीं करते। तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई फोर्सेस नहीं है, होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल 5.1 के बाद असाइनमेंट 5.1 है 9th फिजिक्स का ग्रेविटेशनल चैप्टर का, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फ़ौरन बाद हमारे पास एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट। तो अब हम असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। असाइनमेंट में हमारे पास जो है वो कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास मून के ऊपर कितना है अर्थ की वजह से, क्योंकि उस मून को अर्थ ने बांधा हुआ है कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर ले। तो उसमें हमारे पास गिवन है कि मास ऑफ अर्थ जो है ये हम जानते भी है ग्रेविटेशनल चैप्टर से, और ये हमें गिवन भी है कि मास ऑफ अर्थ जो है 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम। जो मून है उसका मास हमें गिवन है 7.4 × 10 पावर 22 किलोग्राम। मून के सेंटर से लेकर, अगर आपके पास ये अर्थ है और ये आपके पास मून है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर मून के सेंटर तक का जो फासला है ये हमें दिया गया है, ठीक है। और ये कहते हैं ये आर जो है ये हमारे पास 3.84 × 10 की ताकत 5 किलोमीटर है। तो हमने इसको मीटर्स बनाने हैं, तो मैं लिखूँगा कि 3.84 × 10 की ताकत 5 अपने जगह पे और किलो की जगह में ज़रब 10 पावर 3 मीटर्स लगाऊंगा। अब 10 पावर 5 और 10 पावर 3 दोनों का बेस एक सेम, 5 × 3 8, यानी कि 3.84 × 10 की ताकत 8 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर से मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दोनों के दरमियान इतनी मीटर्स का फासला है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें याद है 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमने इन वैल्यूज़ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में पुट करने हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है F = G m1 m2 / r² जनरल लॉ। यहाँ पर हमारे पास जो m1 है वो मास ऑफ अर्थ है, तो मैं m1 की जगह मास ऑफ अर्थ लगाऊंगा, और जो हमारे पास m2 है वो मास ऑफ मून है, तो मैं m2 की जगह मास ऑफ मून लगाऊंगा, बाकी सेम है। तो जी अपने जगह पे मैंने लगा लिया, f अपने जगह पे, m1 की जगह मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ मून और /r²। मैं वैल्यूज़ लगाऊंगा। जी की वैल्यू 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। साथ में मैंने मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की ताकत 24 और किलोग्राम में, मास ऑफ मून 7.4 10 पावर 22 किलोग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय r²। तो r की जगह में 3.84 × 10 की ताकत 8, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को मैं बाहर मीटर स्क्वायर की शक्ल में और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r के ऊपर स्क्वायर है। तो ये जो r होगा ना, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर होगा और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर होगा। इस वैल्यू में 10 के अलावा, 10 पावर के अलावा जो पार्ट है उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, 10 का जो पार्ट है 10 पावर 8 इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, और जिसके अंदर हम मीटर लेते हैं उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर को हमने इस मीटर स्क्वायर के साथ ख़त्म कर दिया, इस किलोग्राम को हमने इसमें से 1 किलोग्राम के साथ, और इसमें जो 1 किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर है 1 किलोग्राम रहता है, इसको हम इसके साथ ख़त्म कर दें। तो ये ख़त्म हो गया, सिर्फ न्यूटन रह गया, तो इस वजह से मैं सिर्फ न्यूटन चलाऊँगा, मेरे पास सिर्फ न्यूटन है।
आगे हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो f इज इक्वल टू 6.67, 6 और 7.4 जितनी भी पार्ट्स है जिसमें हमारे पास 10 पावर के अलावा जो हिस्से होते हैं, जो मेंटिसा जिसको हम कहते हैं, इस मेंटिसा को आपने एक साथ लिखना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये मेंटिसा 6.67 और 10 पावर माइनस 11 मेरे पास ये 10 पावर है, तो इसको मैंने नहीं लिखना, 6.67 मैंने लिख लिया। इन दोनों में से हमारे पास जो मेंटिसा 6 है, ज़रबे 6 मैंने लिख लिया, और इन दोनों में से मेरे पास जो 7.4 मेंटिसा है उसको मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3.84 के ऊपर जो स्क्वायर आ जाएगा तो इसको मैं 2 मरतबा लिखूंगा, और ये 10 पावर 8 जो है इसका जो स्क्वायर होगा तो 10 पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो मैं इस साइड पे मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या रह गया था 10 पावर माइनस 11, यहाँ पर 10 पावर 24 और ज़रब 10 पावर 22, इसको मैंने एक साथ, और जो डिनोमिनेटर में 10 पावर 8 दूनी 16, यानी कि जितनी भी 10 पावर्स अगर नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है इसको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सेपरेटली लेके गया, लिख लिया मैंने आसानी के लिए। और जितने हमारे पास जो मेंटिस आते हैं, जो 10 के पावर के अलावा जो पार्ट्स थे उसको मैंने एक साथ लिख लिया ताकि आसानी से इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सके और 10 के पावर को आपस में डील किया जा सके। इस दोनों तीनों को हमने मल्टीप्लाई करने से 296.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिले 14.74, ज़रबे 10 की ताकत 24 जमा 22 मनपी 11 और 16 जो ऊपर जाएगा तो जमा 16 से ये मनपी 16 हो जाएगा। तो मैंने एक साथ लिखा 10 पावर 24 जमा 22 मनपी 11 और ये ऊपर जाएगा तो मनपी 16। 24 को मैंने 22 के साथ जमा कर दिया, उसमें से 11 निकाल दिया, फिर उसमें से 16 निकाल दिया, तो ये 10 पावर 19 हो गया। और इन दोनों को डिवाइड करने से मुझे 20.09 ज़रबे 10 की ताकत 19 न्यूटन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ मूव कराना है, तो मैं इसको एक इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि एक डिक्रीज़ हुआ, तो मेरे पास होगा फोर्स 2.0 ज़रबे 10 पावर 20 न्यूटन, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं 2 ज़रबे 10 पावर 20 न्यूटन फोर्स होगा अर्थ और मून के दरमियान, तो 2 ज़रबे 10 की ताकत 20 न्यूटन, वेरी ह्यूज। इससे पहले जो हमने एग्जांपल में देखा था उसमें 10 पावर माइनस 7, तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा था, तो इस वजह से महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास 10 की ताकत 20 न्यूटन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। इस वजह से अर्थ और मून के दरमियान जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये नज़र आ रही है, क्योंकि अर्थ ने इस मून को कंपेल किया हुआ है, बांधा हुआ है, और ये मुसलसल ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द रोटेशन करते हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है ऑन द मासेस एट अ लार्ज स्केल। जिस तरह सोलर सिस्टम है इसने पूरे प्लैनेट्स को कंपेल किए हुए है, मजबूर किए हुए हैं, तो प्लैनेट्स के मास और सन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये फोर्स और ज़्यादा हमें डोमिनेंट नज़र आता है, जिस तरह हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में डिस्कस किया था। और स्मॉल लेवल पे हमारे पास ये फोर्स जो है ये हमारे पास वीक फोर्स है और ये नज़र नहीं आता। थैंक यू। अगर शाह साहब अकेडमी में आपकी हेल्प कर रही है, आप कुछ सीख रही है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को आप सजेस्ट कर ले ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।